सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के बाद एक नई सभ्यता जन्मी जिसको बोलते हैं वैदिक संस्कृति। तो हम शुरू करने वाले हैं वैदिक संस्कृति, और इस वैदिक संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे आर्य शब्द के बारे में या आर्यजन के बारे में। वैसे आर्य जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये किसी प्रजाति विशेष के लिए नहीं यूज हुआ था। इसका मतलब होता था श्रेष्ठ। और जो वैदिक काल था इसका जितना भी साहित्य था, इसके हिसाब से ये पता पड़ता है कि उस समय में लिपियों का ज्ञान नहीं था, तो जितना भी साहित्य होता था वो सब सुन के लिखा जाता था। इसलिए इसको इतने जो ये जो साहित्य था इसको श्रुति साहित्य कहा जाता था, सुनकर लिखे जाने वाला साहित्य, वो संहिता भी कहते थे। तो अब बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। तो आर्यों का जो मूल स्थान था वो जो सर्वाधिक मान्य मत है वो है यूरेशिया। यूरोप और एशिया के मध्य में आर्य लोग निवास करते थे। और ये जो वैदिक संस्कृति का जो पीरियड है वो था 1520 से लेकर 600 बीसी ईसा पूर्व तक। इस पूरे कालखंड को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। उसके बाद था उत्तर वैदिक काल और जो 1000 बीसी से 600 बीसी था। इन दोनों के मध्य में जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो है 1000 बीसी। तो ये 1000 बीसी में एक घटना हुई थी जिसमें एक धातु के बारे में पता पड़ा था जिसका नाम था लोहा। भारत में उत्तर प्रदेश में एटा में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पे इसके साक्ष्य मिले हैं। तो लोहे का ज्ञान होने से सभ्यता में थोड़ा सा परिवर्तन आया, और इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या परिवर्तन आया, पर ये इसका ब्रीफ है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो हम शुरू करने वाले हैं वैदिक संस्कृति। जिस प्रकार से हमने देखा कि वैदिक काल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसी प्रकार से इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसे भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ऋग्वैदिक है उसमें सप्त सिंधु प्रदेश के हिसाब से इसकी सीमाएं तय थी, जो थी 7 नदियाँ। एक सिंधु नदी, सरस्वती नदी और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 7 नदियाँ थी, ये इसकी सीमाएं बनाती थी। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसकी सीमाएं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। उत्तर में आ गया था हिमालय, उत्तर में था हिमालय, 1 सेकेंड, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी या फिर सतपुड़ा, और पूर्व में गंडक नदी जो उस समय उसका नाम था सदा नीरा, ये था। और जो पश्चिमी सीमा थी वो थी सिंधु नदी। तो इस प्रकार से सीमाओं में विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में। अब वैदिक काल के हम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। वैदिक काल साहित्य को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ए और बी। ए जो है अपना वैदिक काल और बी जो था उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले बात समझते हैं ऋग्वैदिक काल साहित्य के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में जो साहित्य था इसमें एक चीज की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद इसकी साहित्य, इसमें जो एकमात्र साहित्य है वो है ऋग्वेद है। ये सब आर्यों का और शायद मेरे हिसाब से वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। इसकी जो भाषा थी, मतलब इसकी जो लिपि थी वो देवनागरी नहीं, सॉरी, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये एक टाइप की छंदबद्ध रचना थी। छंदबद्ध मतलब जैसे 13, 11, दोहा, रोला, छप्पा, ये सब छंद होते हैं। इसमें मात्राओं का वो रहता है कि काउंटिंग होती है कि यहाँ से इतनी इतनी मात्राएं होती है। तो उस प्रकार से छंदबद्ध रचना थी। और इसके जो पढ़ता है इसको, उसको बोलते हैं होत्रा बोलते हैं उसका, जो ऋग्वेद को पढ़ता है। इसमें अधिकतर प्रार्थनाएं संकलित थी। मतलब इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर जो था वो था प्रार्थना संकलित थी। और इसमें 3 पाठ थे और 10 मंडल थे। कितने मंडल है ऋग्वेद में, तो उस प्रकार क्वेश्चन आता है। जो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है वो है एक तो तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। वो 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें सर्वाधिक पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है इसमें, जिसमें चारों वर्ण के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहली बार जो चारों वर्ण जो उसके बारे में चर्चा होती है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में होती है। ठीक है, हाँ। तो ये ऋग्वैदिक कालीन साहित्य जो है ऋग्वेद है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन साहित्य के बाद में आते हैं उत्तर वैदिक कालीन साहित्य स्रोत।
तो 4 वेद में से जो एक वेद था ऋग्वेद, वो ऋग्वेदिक काल में बना था। उसके बाद जो आते हैं 3 वेद, जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीनों वेदों की जो रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो सामवेद जो था वो मुख्य रूप से एक साम मतलब पद्य वेद था, मतलब ये जो था पद्य ग्रंथ है। इसमें इसका गायन होता है। और जो उसका जो पुरोहित है उसको उद्गाता बोलते हैं। इसको याद करने का सिंपल सा मतलब है, सामवेद को गाते हैं तो उद्गाता उसको गाता है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, ये सामवेद जो था पद्य में था, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में था। ठीक है। और यजुर्वेद जो है, इसके अंदर यज्ञों के जो किस प्रकार से उसके कर्मकांड और अनुष्ठानिक इसमें फिर दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और इसके अंदर यज्ञ के कर्मकांडीय हिस्सों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है, और उसमें प्रक्रिया या विधियों का उल्लेख होता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद का जो पाठक होता है उसको अथर्वयु बोलते हैं। उसका नाम अथर्वयु पुरोहित है। और अथर्ववेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, और ये सबसे बड़ा वेद है। इसके अंदर शल्य क्रिया, औषधि, आयुर्वेद और जादू टोना संबंधी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। और साथ ही एक जो अच्छी चीज़ है वो है इसके अंदर सभा और समिति के बारे में भी बताया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजा की पुत्रियों की तरह बताया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सभा और समिति क्या होती है। तो ये अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ये सबसे बड़ा वेद है। अब इसके पढ़ने के बाद हम आते हैं ब्राह्मण पे। ब्राह्मण जो थे वेदों के एक परिशिष्ट बोल सकते हैं, या फिर गद्य भाग थे जिसके अंदर वेदों को समझने में सहायता मिलती है। हमने ऋग्वेद के 4 वेदों के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण जो थे वो वेदों के गद्य वाले भाग थे। इसका मूल उद्देश्य था कि वेद जो जितने भी थे वो श्रुति साहित्य थे, मतलब लिपिबद्ध नहीं था। जिसको पता है उसी को पता है। तो ये क्या थे, वेदों को समझने में सहायता प्रदान करते थे ब्राह्मण। बहुत सारे अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण हुए, जैसे कि ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण था। उसके साथ में यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। ये सब ब्राह्मण थे। जो शतपथ ब्राह्मण था वो सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था। इसके लेखक जो थे याज्ञवल्क्य थे। और उसके साथ में एक ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में भी प्रश्न आता है, जिसमें बोला जाता है कि जो ब्राह्मण है वो राजा पर आश्रित है, परंतु राजा से श्रेष्ठ है। फिर हम बात समझते हैं अरण्यक के बारे में। अरण्यक मतलब जंगल में लिखी जाने वाली पुस्तक, उसको ये बोलते हैं, अरण्यक बोलते हैं। ये इसमें मुख्य रूप से दार्शनिक और रहस्यवाद संबंधी बातें बताई गई थी, जो कहीं ना कहीं इनका जहाँ भी फिलोसॉफिकल चीज़ें आ जाती है तो जो रूढ़िवादी चीज़ें होती है उनका विरोध ही होता है। तो उस समय जो चीज़ें थी वो थी यज्ञ अनुष्ठान होते थे, इसमें उसका कहीं ना कहीं विरोध बताया गया है कि ज़रूरत क्या है इसी प्रकार की चीज़ें। फिर आते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का जो मतलब होता है, उपनिषद मतलब किसी के पास बैठ के लिखना, और जहाँ पे ज्ञान जो गुरुओं के निकट बैठ के लिखने वाली चीज़ें जो थी उपनिषद के अंतर्गत आती है। अब इसमें भी दार्शनिक बातें बताइए, और इसको वेदों का अंतिम भाग बोला जाता है जिसको वेदांत कहते हैं। तो ये था आपका उपनिषद। अब उपनिषद भी कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है, जैसे एक छांदोग्य उपनिषद है। मोटा पेन, हाँ, छांदोग्य उपनिषद है जो सबसे प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद में एक मुंडको उपनिषद आता है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है। एक कठोपनिषद है, और एक मांडुक्य उपनिषद। इतने सारे उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद है। तो मुख्य उपनिषदों के आपको नाम पता होना चाहिए। मैं एक बार और फिर ब्रीफ बता देता हूँ क्या क्या उपनिषदों के नाम है। एक है छांदोग्य उपनिषद, एक मुंडको, एक मांडुक्य और कठोपनिषद। तो हर उपनिषद में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखी गई है, उसको भी हम आगे समझेंगे। ये था अपने साहित्य स्रोत वैदिक काल के, जिसमें हमने समझा ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बारे में। अब हम ऋग्वेदिक काल का समाज जानेंगे, किस प्रकार का उसका समाज था। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं संघर्ष से होती है।
तो ऋग्वैदिक काल की शुरुआत भी एक संघर्ष से हुई। वो जो संघर्ष था वो था आर्य और अनार्यों के मध्य में संघर्ष था। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था कि विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को गुरु मान लेना एक भरत कबीले द्वारा, ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने क्या करा कि 5 आर्य और 5 अनार्य मिला के युद्ध लड़ा गया भरत कबीले के खिलाफ, जिसमें भरत कबीले के सुदास की विजय हुई। इस युद्ध को बोलता है दशराग्य युद्ध। ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। रावी नदी को उस समय परुष्णिनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसी भरत के नाम से हमारे देश भारत का नाम रखा गया। एक ये भी इसका पॉइंट हो है। और ये था ऋग्वैदिक काल का एक युद्ध जिसका नाम था दाशराग्य युद्ध। तो अब इसकी राजनीतिक जीवन या राजनीतिक समाज कैसा था उसके बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर इसका जो शासन था वो था राजतंत्रात्मक शासन था। राजतंत्रात्मक मतलब राजा यहाँ का मुख्य था, उसका राज्याभिषेक भी होता था। ये इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से इसके बारे में जानकारी होती है। साथ ही राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, मतलब उस पर अंकुश लगाने वाली कुछ समितियाँ, कुछ बॉडी थी जिनका नाम था सभा, समिति और विदत। सभा, ये इसको आज की तारीख में अपन राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स समझ सकते हैं इसको, जिसमें कुलीन लोग बैठते थे, है ना। इसके अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, जो आज राज्यसभा के अध्यक्ष को कहते हैं, और इसके सदस्य को सभ्य कहा जाता था। और ये न्याय का कार्य करती है, न्याय का कार्य करती थी उस समय। और इसी में एक मंत्री परिषद होती थी। उसके बाद हम समझते समिति। समिति को आज की लोकसभा से कंपेयर करें, इसमें आम लोग सदस्य होते थे और इसके जो अध्यक्ष को ईशान कहते थे। ईशान समिति का अध्यक्ष होता था। और राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, पर फिर भी उस पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अंकुश लगाती थी, क्योंकि राजा का जो निर्वाचन होता था वो इसी समिति के थ्रू होता था। जैसे आज लोकसभा में जो भारत का जो प्रधानमंत्री जितने भी रहते हैं वो अधिकतर मेंबर ऑफ लोकसभा ही होते हैं। तो उसी प्रकार लोकसभा में से समिति में से ही राजा का निर्वाचन होता था, पर पद जो था वंशानुगत हो जाता था, ठीक है। उसके बाद एक और थी विदत। विदत जो थी एक सबसे प्राचीन संस्था थी, जो सैनिक और असैनिक के साथ साथ धार्मिक कार्यों के बारे में अपना मत देती थी। उसके बाद में एक और चौथी थी परिषद। परिषद एक जनजाति सैन्य सभा के तौर पर थी, पर वहाँ पे हम ऋग्वैदिक काल में सैन्य जो थे वो ऐसा होते नहीं थे। हर आदमी, हर कबीला वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट करता था कभी भी युद्ध अगर होता था तो। अब ऋग्वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में समझते हैं। तो इनकी जो आर्थिक क्रियाएं थी वो थी पशुपालन, कृषि और व्यापार। इसमें जो मुख्य था वो था पशुपालन। ये गाय जो थी इनकी मुख्य, यहाँ पे जो गाय का जो महत्व था बहुत ज़्यादा था। मतलब घोड़े वोड़े का इतना नहीं था जितना गाय का महत्व था। मतलब इतना महत्व था कि हर चीज़ का जो नामकरण होता था तो कहीं ना कहीं गाय से शुरू होता था। जैसे कि गोधुली बेला, मतलब एक टाइम था। और युद्ध को गविष्टि कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको मेजर को गवयतु बोला जाता था। पुत्री को दुहिता बोला जाता था। और धनी व्यक्ति को गोहत बोला जाता था। और अतिथि मतलब कोई गेस्ट है उसको भी गोहन कहा जाता था। और गाय को इतना पवित्र माना था कि उसकी अगर कोई हत्या करता है तो वो बहुत बड़ा पाप है, जो आज भी है चीज़ें। फिर कृषि के बारे में बात करें तो कृषि जो थी ये है ना, बहुत लिमिटेड कृषि होती थी, जिसमें से जो क्या लिखा है ये है जौ। तो जौ की कृषि होती थी यहाँ पे। और इसके साथ में जो इनके जो व्यापार होते थे, ये जो इसमें से अनार्य पणी नाम के अनार्यों का उल्लेख किया गया था, जो क्या करते थे, गाय चुरा लेते थे आर्यों की। और साथ ही जो गोल्ड को निष्क कहा जाता है। अब ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन के बारे में समझते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम इसके बारे में। सबसे बड़ी इकाई से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जन थी, और सबसे छोटी इकाई थी कुल, जो आज जो कुल गोत्र होते वो। और सबसे बड़ी इकाई जन का जो चीफ होता था उसको राजा बोलते थे, ठीक है। इसका विभाजन विश में होता था। विश का होता था हेड, उसको विशपति बोलते थे। और ग्राम का जो हेड होता था उसको ग्रामीणी बोला जाता था। और कुल जो था, कुल मतलब घर का जो बड़ा आदमी था वो था। इसमें नगर जैसा कुछ शब्द नहीं था। देखिए यहाँ ना आपको यहाँ नगर दिख रहा है, कुछ नहीं था। जो भी दिख रहा है जन दिख रहा है, जन से बड़ा कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बारे में और भी जो प्रशासन जो चीज़ें चलती थी, जैसे एक होता था पुरोहित। एक पुरोहित जो राजा को कंसल्ट करता था। एक सेनापति होता था, जैसे विश है तो विश का पति होता था, ठीक है। ग्रामीणी, ये सब राजा की जो परिषद होती थी उसमें बैठते थे। उसके बाद में एक सूत होता था जो रथ चलाता था,
है ना। उसके बाद में एक जो दुर्ग पे भी एक अधिकारी बैठता था जिसको बोलते थे पूरब। और इसमें स्थायी सेना का हमेशा अभाव होता था, मतलब परमानेंट कोई सेना होती नहीं थी। जब भी युद्ध होता था सब ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाते थे। और पुलिस के लिए यहाँ पे उग्र शब्द का उपयोग किया गया है ना। स्थायी, आपको याद रखने वाली जो चीज़ें है कि इसमें कोई स्थायी सेना नहीं होती, ठीक है, आर्मी नहीं थी इसमें अंदर। और पुलिस के लिए उग्र शब्द का उपयोग होता था, है ना। उसके अलावा एक पूरब जो था वो गेट कीपर था, और एक सूत, ठीक है। ये सब इसका प्रशासन था। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था, वो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आता है कि स्त्रियों की दशा या सामाजिक जीवन या वर्ण व्यवस्था के बारे में प्रश्न आता है। अधिकतर मेंस में आता है, तो हम बहुत समझते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में समझते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा ऋग्वेदिक में जो 10वां जो मंडल है उसमें बताया गया था पुरुष सूक्त के बारे में, तो वहीं से वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत मानी जा सकती है। इसके अंदर जो एक पुरुष की कल्पना की गई है जिसके मुख से ब्राह्मण और भुजा से राजा और जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। तो इस प्रकार जो शूद्र शब्द है वो पहली बार ऋग्वैदिक काल में 10वें जो वो है अपना पुरुष सूक्त में वर्णन बताया गया है। पर एक बात ध्यान की है कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्मजात नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। मतलब जिसका जो काम था या फिर जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पता पड़ता है कि इस कार्य में योग्य है तो उसको वो कार्य दिया जाता था। फिर हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। यहाँ पे स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, और ये जो समितियाँ जो थी, सभा समिति विदत, इसमें स्त्रियाँ भी एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी। और इनमें पुनर्विवाह, नियोगी प्रथा, है ना, बहुपति विवाह का प्रचलन था, और कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। और उसके साथ में अधिकतर जो विदुषी महिला जैसे लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, उपाला, ये सब महिलाएं भी ऋग्वैदिक कालीन थी जिन्होंने भी अपनी साहित्यिक कृति में अपना योगदान दिया। तो जो ऋग्वैदिक काल में जो भी देवी धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर अधिकतर जो प्राकृतिक शक्तियों के जो भगवान थे उनकी अधिकतर पूजा होती थी। और जो भगवान जो थे, एक इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, उसके बाद अग्नि और वरुण, ये 3 देवता बहुत प्रमुखता से माने गए ऋग्वैदिक काल में। तो ये था ऋग्वैदिक काल। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल के बारे में।